भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं योगेश्वर आज आपको कराने जा रहा हूँ एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स जो बुक है आपकी, वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम स्टार्टिंग से करेंगे क्योंकि एक फर्स्ट यूनिट जो है वो काफ़ी ईजी है, तो इसको सब कुछ आप समझते हुए आगे बढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले तो ये है कि डेफिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल और क्लासिकल और ए प्रायरी probability. Let n be the number of mutually exclusive, equally likely, and exhaustive cases in a trial out of which m are favorable to the event A. Then the probability of happening of A, usually denoted by P of A, is given by PA equal to number of favorable cases divided by number of exhaustive cases, यानी कि m by n, जहाँ पे फेवरेबल केसेस होंगे m और आपके पास एग्जॉस्टिव केसेस होंगे n। अब इसमें तीन टर्म नहीं आई हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एक म्यूचुअली एग्जॉस्टिव और एक इक्वली लाइकली। ये तीनों आप पहले भी पढ़ चुके हो, 12th में भी हमारे पास आ चुके हैं। देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब दो ऐसे इवेंट जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव यानी कि वो सारे केसेस मिला करके एक मेन जो आपका यूनिवर्सल सैंपल स्पेस है वो बना दें। और इक्वली लाइकली का मतलब उसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी है अलग अलग इवेंट आने की वो इक्वल हो, तो वो इक्वली लाइकली कहलाएंगे। तो वहाँ पर एक तो ये बेसिक आ गया आपके पास। फिर कुछ कंडीशन है, जैसे कि द नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट ए इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाई ए बार। द नंबर ऑफ केसेज फेवरेबल टू ए बार इज n माइनस एम। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ ए इज गिवन बाई पी ऑफ ए बार इक्वल टू n माइनस एम डिवाइडेड बाई n। सेपरेटली डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, और यानी कि 1 माइनस पी है। ठीक है, odds in favor of an event A is defined as the ratio of numbers of favorable cases to the number of unfavorable cases। यानी कि आपके पास odds in favor निकालना है तो हम निकालेंगे m अपॉन n माइनस एम। सिमिलरली odds against an event A is favorable हो गया, अब अगेंस्ट पे आएंगे हम कि A is defined as the ratio of number of unfavorable cases to the number of favorable केसेज, यानी कि अब की बार n माइनस एम ऊपर आएगा और m नीचे। तो ये दोनों कंडीशन आप याद रखना। odds in favor of an event A is m upon n minus m and odds against the event A is n minus m upon m। एक में m डिनोमिनेटर में आएगा और एक में n माइनस एम डिनोमिनेटर में आएगा। फिर आता है लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल डेफिनेशन। द क्लासिकल डेफिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी फेल्स इन द फॉलोइंग सिचुएशन। और ये कब कब फेल होती है? If the various outcomes of the random experiment are not equally likely. For example, the probability that a ceiling fan in a room will fall is not 1 by 2. Since the events of fan falling and not falling, though mutually exclusive and exhaustive, are not equally likely. क्योंकि उसकी सिचुएशन एग्जैक्ट हमें नहीं पता कि वो कब फॉल होगा कब नहीं होगा, तो इसलिए ये आपका इक्वली लाइकली नहीं है। बाकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव तो है। If the exhaustive number of outcomes of the random experiment is infinite or unknown, यानी कि जो एग्जॉस्टिव नंबर है आउटकम्स के वो हमें पता ही ना हो, इनफाइनाइट हो या फिर अननोन हो, तब भी आपके पास क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज नहीं होगी। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि स्टैटिस्टिकल और इंपीरियल डेफिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। इफ एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड रिपीटेडली अंडर एसेंशियली homogeneous and identical conditions, then the limiting value of the ratio of the number of times the event occurs to the number of trials, कि भाई कितनी बार वो occur होता है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं उनकी रेशियो निकलेगी आपके पास। एज द नंबर ऑफ ट्रायल्स बिकम्स indefinitely large is called the probability of happening of the event is being assumed that the limit is finite and unique। फिर इन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है कि सपोज एन इवेंट ए ऑक्यर्स m टाइम्स इन द रिपीटेशंस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन द रेशियो m बाई n इज कॉल्ड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द इवेंट ए। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी व्हेन द नंबर ऑफ ट्रायल्स बिकम्स इंडेफिनेटली लार्ज इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट ए। दस p ऑफ a इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी m बाई n। ठीक है, कि भाई वो बार बार रिपीटेशन होती रहे और कई बार होती रहे, तो आपके पास ये कंडीशन होगी।
इसके बाद आता है लिमिटेशंस ऑफ इंपीरियल प्रोबेबिलिटी। ये एक्चुअली कई बार नोट आ जाता है प्रोबेबिलिटी के ऊपर, तो ये इसलिए जरूरी है। कंडीशंस, लिमिटेशंस ऑफ empirical probability. If an experiment is repeated a large number of times, the experimental conditions may not remain identical and homogeneous. ठीक है। The relative frequency m by n may not attain a unique value no matter however large n may be. तो ये दो इसकी कंडीशन है, लिमिटेशंस है एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी की। एग्जाम्पल के तौर पे ये दिया, what is the chance that a non-leap year selected at random will contain 53 Sundays? A non-leap year consists of 365 days, that is 52 complete weeks and 1 day over, यानी कि 52 तो कंप्लीट वीक हो जाते हैं और एक एक्स्ट्रा डे हमारे पास अभी भी बचेगा। द डे ओवर में बी वन ऑफ द 7 days, मंडे ट्यूसडे एटसेट्रा। ठीक है, तो नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस टोटल 7 हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 1 हुआ, सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/7। इसी तरह से एक एग्जांपल हो रहा है, व्हाट इज द चांसेस दैट ए लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। तो ऐसे में क्या होता है, 52 कंप्लीट वीक हो गए, तो 52 संडे तो वैसे ही हो गए। अब हमारे पास 2 डेज बचे। अब द फॉलोइंग आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 डेज ओवर द डेज, यानी कि वो 52 कंप्लीट होने के बाद जो अब हमारे पास 2 डेज बचे वो किस तरह से हो सकते हैं, संडे एंड मंडे हो सकते हैं, मंडे एंड ट्यूसडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे। दो जगह पे आपका संडे आ रहा है, फर्स्ट और लास्ट में। तो नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेज इज इक्वल टू 7, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज इज इक्वल टू 2, सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 2/7। ठीक है, यहाँ से आगे फिर आपका मेन चलेगा क्वेश्चन वगैरह। यहाँ तक अगर आपके पास आ जाए ना कि शॉर्ट राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रोबेबिलिटी एंड इट्स डेफिनेशन एंड इट्स लिमिटेशंस, तो आप सब कुछ करके दिखाओगे।